पिछले क्लास में है ना वेक्टर स्केलर स्टार्ट कर दिए थे ना हम लोग, है ना। वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं ना, मतलब फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनको हमने मेनली दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है ना। अब हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। हमने देखा था ना, स्केलर क्वांटिटी को हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा की मदद से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग हमेशा डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन, है ना, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सब रूल फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसी को सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ऐसा भी कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है करंट, है कि नहीं। आप लोग नोट में लिख लो इस बात को, नोट में लिखो इस बात को, नोट में लिखो, all vector quantities have direction. All vector quantities have direction, but all physical quantities that have direction are not vectors. But all physical quantities that have direction are not vectors. ठीक है, तो ध्यान रखना, all vector quantities have direction, but all the physical quantities that have direction are not vectors. एग्जाम्पल में लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, एग्जाम्पल में लिखो इलेक्ट्रिक करंट, लिख लेना, एरो देकर लिख लेना। इलेक्ट्रिक करंट में इट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं है ना। इलेक्ट्रिक करंट लिख लेना, इट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लो ये दो वायर है, ठीक है, ये दो वायर ज्वाइंट है। मान लो ये पहले वाले वायर में I1 करंट है, दूसरे वाले वायर में I2 करंट है कि नहीं। चलो क्या बता रहे थे, देखो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके पास डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब जैसे मान लो ये दो वायर है, ज्वाइंट है ये तीनों वायर, इधर से मान लो ये I1 I2 करंट आ रहा है। I1 का वैल्यू मान लो है 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू है मान लो 1 एम्पियर, और इधर I3 करंट आया। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ये देखो आपको करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, I1 इधर आ रहा है, I2 इधर की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों ऐड होगा तभी तो I3 बनेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इक्वल टू 3 एम्पियर। तो देखो करंट के पास डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के अलोंग वायर होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हाँ, लेकिन देखो कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा क्या, नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड कर दिए हम लोग। समझ में आ रहा है ना, एकदम नॉर्मल अलजेब्रा यूज किए, कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं यूज किए। यानी करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल अलजेब्रा की मदद से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, जिधर वायर होगा उसी के अलोंग फ्लो करेगा, वो कहीं भी थोड़ी करंट फ्लो कर जाएगा। अब मान लो वायर ऐसे है तो करंट इधर फ्लो कर जाएगा, नहीं, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, जिधर वायर है उसी के अलोंग फ्लो करेगा। लेकिन यहां पर हमने देखा इसके पास डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं,
जबकि इसके पास डायरेक्शन है फिर भी। समझ गए ना? एग्जाम्पल में चाहो तो लिख लो, ये सब लिख लिए थे ना, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप देख लो, नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड हो जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। नोट कर लिए नहीं यहाँ तक सब? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हम लोग ये वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है ना? इसका नोटेशन क्या होता है? जैसे मान लो, हमें पता है ना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट को आपने लेटर ए से डिनोट कर दिया, तो कभी भी अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हो, और मान लो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, उसको डिनोट करने का दो तरीका। या तो आप बहुत बोल्ड ए लिखोगे, बोल्ड फॉन्ट जानते हो ना, है ना, जो डार्क में और थोड़ा बोल्ड होता है। तो आप देखना कुछ कुछ बुक में ऐसे लिखा रहेगा, बोल्ड में लिखा रहेगा। या फिर ये ए लिखो, इसके ऊपर एरो लगा दो। तो इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी अल्फाबेट की मदद से डिनोट कर रहे हो, या तो उस अल्फाबेट को बोल्ड लेटर्स में लिखो। अब कॉपी में बार बार बोल्ड लेटर में लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो ज्यादा बेटर है लेटर लिखो, उसके ऊपर एरो लगा दो। उस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? इसको समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये सब अच्छे से समझना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे मान लो हमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है ना, हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मान लो आप इसको किसी लेटर से डिनोट करोगे, तो मान लो इसको डिनोट करने के लिए हमने ये ए यूज कर लिया। अब मैंने बोला था या तो ए को बोल्ड में लिखो या उसके ऊपर एरो लगा दो। तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया, ए वेक्टर। और मान लो ये किसके बराबर है? दैट इज 5 मीटर्स इन ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। कभी भी मैग्नीट्यूड बोलूं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अब आप पढ़ चुके हो। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होता है? एन यू। याद रखना, मैग्नीट्यूड में यूनिट आ जाता है। तो अगर मैग्नीट्यूड बोल दूं तो मतलब मैंने यूनिट को कंसिडर कर लिया है। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, यही दोनों मिलकर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बनता है। ठीक है, तो जैसे आपको इसको डिनोट करना है, कैसे डिनोट करोगे? तो सबसे पहले आप अपना स्केल डिसाइड करोगे। आप कॉपी में आप 5 मीटर का लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? तो आप बोल दोगे आपका जो स्केल है, आप बोलोगे आवर स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अपने कॉपी के लिए बोल दिया कि कॉपी में जो 1 सेंटीमीटर का मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो किसके बराबर होगा? एक्चुअल में वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको 5 मीटर ईस्ट बनाना है और आप अपना डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो। समझ में आ रहा है ना? तो इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर आपको इसको दिखाना है कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट है,
वेक्टर के मदद से, तो ये होगा ये, है ना, 5 मीटर। तो 5 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितना लंबा लाइन ड्रॉ करोगे? 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देना। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 5 मीटर। और ये एक्चुअल में कॉपी में ड्रॉ करोगे तो 5 सेंटीमीटर का होगा आपके स्केल के अकॉर्डिंग। और जो भी डायरेक्शन है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है, ईस्ट डायरेक्शन किधर है? इधर राइट साइड। तो उधर राइट साइड में आप क्या लगा दोगे? एरो लगा दोगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको लिख दोगे दिस इज ए वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर है। कोई दिक्कत? तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है, अगर आपने कोई वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको ध्यान से समझना है, ये सब बहुत बेसिक है। मान लो कोई वेक्टर है बी वेक्टर, मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, मोमेंटम को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वेक्टर का जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक, ये वेक्टर का लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। वेक्टर का लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। और ये जो वेक्टर का हेड है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर क्वांटिटी है, उस डायरेक्शन को ये हेड रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, ये वेक्टर का हेड जो है वो डायरेक्शन दिखाता है वेक्टर क्वांटिटी का। और ये जो वेक्टर का लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? है ना? तो आप वो नोट कर लो, उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये मान लो कुछ बी वेक्टर है ना। तो ये जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक का, है ना, ये जो लेंथ है, इसको मान लो, है ना, ये बी वेक्टर था ना, तो इसको हम, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड को, जैसे मान लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिखाना है, तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का क्या तरीका है? उसके ऊपर से बस आप एरो हटा दो। समझ में आ रहा है ना? लिख लेना, मैग्नीट्यूड जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो लेंथ होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो हेड है, दिस इज नोन एज हेड, है ना। इट शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये समझ में आ रहा है ना? और ध्यान देना, आप इस पॉइंट को भी लिख लेना। इस पॉइंट को बोलते हैं, दिस इज नोन एज टेल ऑफ वेक्टर। टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज हेड ऑफ वेक्टर, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर आपने ड्रॉ किया, तो उसका लेंथ क्या बताता है वेक्टर का? उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। और जो हेड होता है वो हमें बताता है वेक्टर का डायरेक्शन। ड्रॉ कर लो इसको। है ना, हेड वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और जो वेक्टर का लेंथ होता है वो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है।
नोट करो यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक? अब इसको जल्दी से नोट कर लो। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, अब आप खुद से ट्राई करो, है ना। जैसे मान लो हमें एक वेक्टर को ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको दे रखा है, हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मान लो आपको दे रखा है, आपको फोर्स वेक्टर दे रखा है ना, फोर्स, दैट इज इसको F से डिनोट करेंगे। वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? लेटर और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। F वेक्टर आपको दे रखा है, दैट इज 8 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ, 8 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 8 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको, इस वेक्टर को आपको कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना स्केल ले लेंगे। अब 8 न्यूटन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, वो तो फोर्स है। तो हम लोग अपना सबसे पहले क्या लेंगे, स्केल। हमारा स्केल क्या, हम लोग बोल देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। हमारे कॉपी में जो 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 न्यूटन को, है ना। उसके बाद अब अपना स्केल ले लिए, अब उसके बाद अपना डायरेक्शन सब ले लो, है ना। इधर मान लो हमने बोल दिया ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब आपको 8 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को दिखा रहा है, तो यानी आप टोटल कितने सेंटीमीटर का लाइन खींचोगे 8 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो डायरेक्शन आपको बता रखा है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसको रीड करो। इसका मतलब क्या है, ईस्ट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, और ये हमने 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो मैंने आपको बार बार ध्यान से सुनो, ये वेक्टर का लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। आपने 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचा कॉपी पे, तो ये 8 सेंटीमीटर का लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 न्यूटन। तो आप यहाँ 8 न्यूटन लिख देना। और ये जो हेड है ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और दिस इज आवर, इस वेक्टर का नेमिंग हमने क्या दिया था, एफ वेक्टर। ये एफ वेक्टर है। कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे, नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। जैसे हमें पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर। मान लो आपको वेलोसिटी दे रखा है और आपने इसको वी वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है। वेलोसिटी को आपने वी वेक्टर से डिनोट किया, और ये मान लो आपको गिवन है, दैट इज मान लो गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 35 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। 6 मीटर पर सेकेंड 35 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो आप देख लो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है कॉपी पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, अपना स्केल। अब आपको मीटर पर सेकंड को कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाना है, तो मीटर पर सेकंड को कैसे ड्रॉ करेंगे, आप बोल दो। आपने 1 सेंटीमीटर को ले लिया, 1 मीटर पर सेकंड, यानी अगर आप कॉपी पे 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो 6 मीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 सेंटीमीटर
लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे अपना डायरेक्शन ले लो, स्केल ले लिया हमने, इसके बाद डायरेक्शन डिसाइड करो, है ना। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड यानी 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे कॉपी पे, 35 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो आप देखो 35 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से 35 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से 35 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन आपको मिल गया। और ये जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज v वेक्टर। इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा था, v वेक्टर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? तो लिख लो, ये जो वेक्टर का लेंथ है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। हेड डायरेक्शन को दिखा रहा है, दैट इज 35 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 35 डिग्री वेस्ट की तरफ। नोट कर लिए ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एक तो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लोग कोई अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर लेते हैं, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। दूसरा, वेक्टर को कॉपी पे कैसे ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो आप एक सुटेबल स्केल ले लेते हो। तो वेक्टर का जो भी आपने वेक्टर ड्रॉ किया उसका लेंथ उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और उसका हेड डायरेक्शन दिखाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ध्यान से एक बार पढ़ के समझ लो, है ना, जो बोलूंगा उसको याद कर लेना और फिर आगे कभी गलती मत करना। ऐसा देखने को मिलता है बच्चा सब 12th में आ जाता है पढ़ते पढ़ते, और उसको यही नहीं समझ में आता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, भूल जाता है। तो आप मत भूलना, समझ में आ रहा है ना? एक ही बार में अच्छे से पढ़ो, सुन के याद कर लेना, है कि नहीं? लिखो, आप एक लाइन छोड़ करके लिखो, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो इधर ध्यान से देखो, है ना, वेक्टर के केस में ट्रांसलेशन पॉसिबल है। आप एक वेक्टर को उठाकर स्पेस में कहीं भी रख सकते हो, उसका ट्रांसलेशन पॉसिबल है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर दे रखा है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा, आपने इसको ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसे ए वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब जैसे मान लो ये ए वेक्टर है ना, ये जो मार्कर का कैप है ये हेड है, बाकी ये लेंथ इस वेक्टर है। अब आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। आप इस वेक्टर को ऐसे नहीं रख सकते हो, गलत हो जाएगा। आप इस वेक्टर को ऐसे नहीं रख सकते हो, गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते, डायरेक्शन चेंज कर दिए ना आप। अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया या मैग्नीट्यूड चेंज किया, दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज हो जाता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दोनों में से कोई भी अगर चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। और जब तक दोनों फिक्स रहेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का डायरेक्शन, तब तक वो वेक्टर सेम है। तो आप इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मान लो ये वेक्टर यहाँ है तो इसको आगे बढ़ा के ऐसे रख दो, क्या आपने डायरेक्शन चेंज किया? नहीं। क्या आपने वेक्टर का लेंथ चेंज किया? नहीं। तो वेक्टर सेम ही है। आप इस वेक्टर को ऐसे रख सकते हो बगल में, देखो तो अभी भी डायरेक्शन सेम ही है और वेक्टर का लेंथ सेम ही है। तो जब तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा तब तक वेक्टर सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यानी हम लोग वेक्टर को ट्रांसलेट स्पेस में कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह।
बस कंडीशन क्या है, वेक्टर का लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए और वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेंथ कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो अब जैसे मान लो आपको दो वेक्टर दे रखा है ना, मान लो आपको दे रखा है दो वेक्टर, मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है, ये वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, और आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं? हम लोग इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे कि दोनों वेक्टर का टेल, आपको पता था ना इस पॉइंट को वेक्टर का टेल बोलते हैं, आप दोनों वेक्टर को इस तरीके से ट्रांसलेट करो कि दोनों वेक्टर का टेल एक दूसरे को ज्वाइन करने लगे। ठीक है, तो आप देखो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, या तो ये जो वेक्टर ए है इसको आगे बढ़ा दो, या वेक्टर बी को उठा के यहां रख दो। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये मान लो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, है ना, और आपने ये वेक्टर बी को उठा के ये वेक्टर ए के टेल पे रख दिया, सच दैट कि वेक्टर बी का और वेक्टर ए का दोनों का टेल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है। ध्यान रखना, कभी भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकाला जाता है तो ये टेल को टेल से ज्वाइन किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक छोटा वाला एंगल और एक बड़ा वाला एंगल। तो जो भी दो वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे ये बड़े वाले एंगल को नहीं लेंगे, आप इसको बोल दो दिस इज एंगल थीटा। तो हम लोग बोलेंगे थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। चाहे ए एंड बी बोलो चाहे बी एंड ए बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है ना? यहां लिख लेना, वी विल ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल। नोट कर लो इसको, एंगल बिटवीन। बताओ ये कितना सिंपल है, ये कोई भूलने वाला चीज है? दो वेक्टर दे रखा है, दोनों को टेल से ज्वाइन कर दो, और दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बताइए कितना आसान है। जैसे दो वेक्टर बना लो, इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया टेल टू टेल। उसके बाद जो छोटा वाला एंगल बना, बड़े वाले एंगल को इग्नोर करेंगे, छोटा वाला जो एंगल बना दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, that is the angle between the two vectors. ड्रॉ कर लेना ये। तो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना बहुत आसान है, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। ध्यान रखना, टेल टू टेल ज्वाइन करने में वेक्टर का डायरेक्शन मत चेंज कर देना, डायरेक्शन चेंज कर दो गेम ओवर हो जाएगा। टेल टू टेल ज्वाइन कर दो कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर सेम, और दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब देखो इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आप फटाफट बताते जाओ वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको गिवन है ये, है ना, फर्स्ट सब एग्जांपल है, आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें दे रखा है वेक्टर ए, ये हमें दे रखा है वेक्टर बी, और ये एंगल आपको दे रखा है 145 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है,
है ना, ये आपको दे रखा है वेक्टर ए, ये दे रखा है दिस इज वेक्टर बी, और ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एंगल ए और ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, मान लो इस तरह से, है ना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे दो वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लो ये दे रखा है दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है। आपको बता रखा है कि ये वेक्टर बी जो है यहां से, है ना, ये जो वेक्टर बी है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको दे रखा है दिस इज वेक्टर ए, है ना, ये आपको वेक्टर ए दे रखा है, और आपको ये बता रखा है कि ये यहां से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, वापस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वेक्टर ए दे रखा है ना। मान लो ये एंगल आपको बता दिया 35 डिग्री, और ये वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है। ये एंगल आपको बता दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ना। यहां पर आपको ये वेक्टर बी दे रखा है, दिस इज वेक्टर बी, ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। उसके बाद ये दे रखा है आपको वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये एंगल आपको कितना दे रखा है, दिस इज, ये एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री। आपको सारे क्वेश्चन में वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताना है। कोई दिक्कत? पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां आप ध्यान देना हेड कहां पे है ना। अब आपको देखो यहां वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो तरीका क्या है, हम लोग किसको किससे ज्वाइन करते हैं, टेल को टेल से ज्वाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे टेल को टेल से कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये जो वेक्टर बी है इसको थोड़ा सा ऊपर ट्रांसलेट कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो आप वेक्टर बी को उठाकर इधर ले आए, आपने कीपिंग द डायरेक्शन सेम, आपने वेक्टर बी को, मतलब आपने वेक्टर बी को ट्रांसलेट कर दिया। वेक्टर बी को उठा के आप ऊपर की तरफ ले आए, तो टेल से टेल ज्वाइन हो गया ना। अगर ये एंगल 145 डिग्री है तो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 145 कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा ना, 35 डिग्री आएगा। यानी ये वाला एंगल थीटा, मैं थीटा लिख दे रहा हूं, जो भी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है दैट इज थीटा। छोटा वाला एंगल लेते हैं, टेल से टेल को ज्वाइन करो, यहां थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 35 डिग्री। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? दूसरे वाले क्वेश्चन में बताओ, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, हाँ? वेक्टर ए और बी, इधर ध्यान दो, हेड देखो कहां पे, ये हेड है ना। आपको क्या करना है, टेल को टेल से ज्वाइन करना है। तो आप क्या करो, ये वेक्टर ए को ऊपर की तरफ ट्रांसलेट कर दो, ये वेक्टर ए स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो गया। वेक्टर बी को आप इधर की तरफ ट्रांसलेट कर दो। तो ये देखो आप वेक्टर ए और बी का टेल से टेल ज्वाइन हो गया ना, ए को हमने ऊपर ट्रांसलेट कर दिया,
बी को सेम डायरेक्शन में आगे ट्रांसलेट कर दिया, तो टेल से टेल ज्वाइन हो गया, तो ये एंगल होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 150 डिग्री, सेम ही आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलो थर्ड वाले केस में बताओ। थर्ड वाले केस में बताओ, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए और बी के बीच का हेड ध्यान से देखना, दोनों का हेड किधर है, आपको हेड ही तो देखना है। आप क्या करोगे, दोनों वेक्टर को इस तरीके से ट्रांसलेट करो कि टेल से टेल ज्वाइन हो जाए। तो यहां पे बस आप क्या करो, ये वेक्टर बी को ट्रांसलेट कर दो, ये वेक्टर बी है, ये देखो टेल से टेल ज्वाइन हो गया। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, देखो ये वेक्टर और ये एक्सिस, तो ये एक्सिस और ये वेक्टर मिलकर ये एंगल 60 डिग्री होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ये है पूरा, ये है, दिस इज, इधर लिख दे रहा हूं, दिस इज थीटा। तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अरे आपको पता है ना ये 40 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री होगा ना, क्यों? क्योंकि पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 60 था तो ये भी 60 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप देख लो, वेक्टर बी को हमने ऊपर ट्रांसलेट किया, टेल से टेल ज्वाइन हो गया, तो ये पूरा एंगल है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा, तो दैट इज 60 प्लस 50। क्लियर है ना गौरव? चलो फोर्थ वाले में बताओ। यहां पे तो ऑलरेडी टेल से टेल ज्वाइंट है, तो यानी ये वाला जो पूरा एंगल है, दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर ये एंगल 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। ये एंगल 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, करोगे बदमाशी तो, हाँ कितना? हाँ सही बोल रहे हो गौरव, 55। अरे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा ना, अभी भी नींद में हो तुम। दिस प्लस दिस 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 55 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, ये 55 प्लस 45, 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहां से देख लो कितना आ रहा है 100 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 100 डिग्री। यहां पे देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, है ना। ट्रांसलेट करके टेल को टेल से ज्वाइन करो, कॉपी में ड्रॉ करो, तभी बना पाओगे। जल्दी बताओ। यार कॉपी में क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। हम्म 55। आप बोले ना पहले कॉपी में ड्रॉ तो करो, टेल को टेल से ज्वाइन तो करो। आप इसको ट्रांसलेट करो आगे, ये वेक्टर बी जो है आप इसको आगे की तरफ ट्रांसलेट किए, है ना, सेम स्ट्रेट लाइन में। डायरेक्शन मत चेंज करना वेक्टर का, बस आप उसको आगे शिफ्ट कर दो इस तरीके से कि टेल से टेल ज्वाइन हो जाए। तो ये वेक्टर बी है, आपने इसको उठा के आगे की तरफ रख दिया, तो ये वेक्टर भी है ना। हम लोग इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं वेक्टर को
कि दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन हो जाए। ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल ज्वाइन हो गया ना यहां पे। अब ध्यान दो, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, वेक्टर बी का लाइन जो वाई एक्सिस से बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस से, तो ये वर्टिकल एक्सिस, ये वेक्टर बी का लाइन, तो अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री, है ना। तो आपको यही चेक करना था, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और यहाँ पे थीटा क्या है, ये है थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दोनों वेक्टर का टेल से टेल ज्वाइंट है ना, तो वेक्टर ए और बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। तो यहाँ देखो थीटा कितना आ रहा है, दैट इज 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री, आ गया ये 25 डिग्री। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। तो ये सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये सब क्लियर होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के दोनों एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यही सब यूज करेंगे। कोई दिक्कत? किसी क्वेश्चन में डाउट है इन पांचों में? कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। देखो इस बात को समझो, ये जो अभी आप पढ़े हो ना, इसको हल्का में मत लेना। आपको लग रहा है ये बहुत आसान है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना 11th-12th में ही होता है, कॉन्सेप्ट बहुत आएगा तो आप इसको भूल जाओगे। तरीका क्या है, रिवाइज करना, क्वेश्चन करना तो ध्यान से करना। आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर समझ गए ना कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर को सबसे पहले इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे कि दोनों का टेल ज्वाइन हो जाए, टेल से टेल को ज्वाइन कर दो, उसके बीच, उसके बाद जो दोनों वेक्टर के बीच में छोटा वाला एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो ये एकदम बेसिक है वेक्टर का। अब इसी पे पूरा, अब आपको आगे चल के आएगा एडिशन बिटवीन द टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो वो सब आप कब कर पाओगे, जब आपको ये आएगा, एंगल फाइंड करने आना चाहिए दो वेक्टर के बीच में, तभी हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका पढ़ेंगे आगे चल के। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का सिर्फ दो ही तरीका है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें ये सब थीटा एंगल का यूज पड़ेगा। तो अगर आप थीटा ढूंढ पाओगे, निकाल पाओगे सही तरीके से, तभी आप वो सब कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो वेक्टर को इस तरीके से ट्रांसलेट करो कि दोनों का टेल से टेल ज्वाइन हो जाए, और उसके बाद जो छोटा वाला एंगल है दोनों के बीच का निकाल लो। गौरव नोट कर रहे हो क्या इसको? हाँ जल्दी नोट करो, फास्ट नोट करो इसको। अभिषेक नोट कर लिए ना, समझ में आया ना? गुड। नींद खत्म हो गया ना? हाँ। हिमांशु क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी नोट करो गौरव इसको। हो गया ना? गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक लाइन छोड़ करके नोट में लिखो। अभी आपको मैंने बताया ना कि हम लोग वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस क्या ध्यान रखना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो लिखो, नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, we can translate vector in space, we can translate vector in space, we can translate vector in space। आप इस बात को समझो, आप पूरे स्पेस में वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हो। हम लोग तो बस यहाँ पे देखो, ये तो 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं ना। आपने तो देखा कि मैंने वेक्टर को बस प्लेन में ट्रांसलेट किया, लेकिन आप इस बात को समझो, आप ये वेक्टर को बोर्ड से निकाल के बाहर भी ला सकते हो। बस ध्यान रखना कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम रहे, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप वेक्टर को पूरे स्पेस में कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या लिखा है आपको अभी?
हाँ, वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर इनटू स्पेस, दैट इज आई डॉट ई डॉट, लिखो आई डॉट ई डॉट, इसका मतलब क्या है, दैट इज we can shift the vector parallel to itself, that is we can shift the vector parallel to itself, that is we can shift the vector parallel to itself, है ना। वेक्टर को आप उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, जब तक वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के पैरेलल रहेगा, मतलब तब तक उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना। वी कैन शिफ्ट पैरेलल, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। नोट कर लेना यहां तक, वेरी गुड। अब इधर ध्यान से सुनो, मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, है ना, मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, जैसे ये मान लो, है ना, मान लो हमें ये वेक्टर कोई सी वेक्टर दे रखा है, ठीक, ये सी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है। तो ध्यान से सुनना, अब आप क्या करो, इस वेक्टर को रोटेट करना स्टार्ट कर दो, तो डायरेक्शन चेंज होगा ना, यानी वेक्टर चेंज हो गया। अब आप इसको मान लो रोटेट करते 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 आपने इसको 360 डिग्री एंगल का रोटेशन दे दिया, तो वापस से आपको सेम ही वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग, अगर किसी भी वेक्टर को आप उसके टेल के अबाउट 360 डिग्री रोटेट कर दो, तो आपको वापस से सेम ही वेक्टर मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? क्लियर? ये क्या सिंपल सा बच्चे वाला बात है ना। इस लाइन में डंडा रखा हुआ, उसको घुमा दो, फिर से सेम वेक्टर मिल गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? करके दिखाए तो यहाँ पे रोटेट करिए। ये देखो, ये वेक्टर है, ये देखो, इसको रोटेट कर दिए, रोटेट कर दिए, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेक्टर चेंज हो गया। अब ये वेक्टर चेंज है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब इसको घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि वेक्टर वापस से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब वापस से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ गया, तो हमें वापस से वो जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वो वाला वेक्टर मिल गया। यानी किसी वेक्टर को हम लोग 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन अगर रोटेट करेंगे तो वापस से हमें सेम वेक्टर मिलेगा। लिख लो इस बात को, नोट में लिखो, सेकंड पॉइंट। लिखो, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर, on rotating an vector, on rotating a vector by 360 degree or 2 pi radian, by 360 degree or 2 pi radian, we get the same vector, we get the same vector, we get the same vector। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। सबसे पहले लिखो आप लोग, अब इसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखो आप लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ, वेरी गुड। आप किसी वेक्टर को, है ना, ये 2 पाई एंगल के मल्टीपल में रोटेट कर दो। जहां पे जैसे यहाँ पे हमने 2 पाई का रोटेशन दिया ना, 360 डिग्री रोटेट किया। अब आप इसको फिर 360 डिग्री रोटेट कर दो, फिर 360 डिग्री रोटेट कर दो, फिर 360 डिग्री रोटेट कर दो, बार बार सेम ही वेक्टर मिलेगा, है कि नहीं? ये वेक्टर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ vectors। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेक्टर होता है, उसका हमने नेमिंग कर रखा है।
अब वो सब नाम आपको पता रहना चाहिए ना। देखो आपको कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, सिंपल है, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको आना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ नेम सब दिखाई देगा वेक्टर का, तो आपको पता रहना चाहिए क्या है। सबसे पहले लिखो इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। अब मान लो है ना, सबसे पहले लिखो इक्वल वेक्टर्स। तो मान लो आपको दो वेक्टर दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो लिख लो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और देखो मैंने जैसे ही मैग्नीट्यूड बोला तो उसमें यूनिट इंक्लूड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यानी अगर कोई टू इक्वल वेक्टर्स है तो क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब उनका यूनिट भी सेम ही होगा, है ना। गुड। जैसे मान लो ये आपको दे रखा है वेक्टर बी, वेक्टर ए, ये आपको दे रखा है वेक्टर बी। अब देख लो दोनों का मैग्नीट्यूड दैट इज लेंथ सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। अगर मान लो यहाँ वेक्टर ए वेलोसिटी वाला वेक्टर है तो वेक्टर बी भी वेलोसिटी, क्योंकि मैंने क्या बोला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड में तो यूनिट आ जाता है ना। वेरी गुड। ऐसे ड्रॉ करके दिखा दो ये वेक्टर ए बी। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दोनों का लेंथ और दोनों का डायरेक्शन सेम है। ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से ऐसे फास्ट। ड्रॉ कर लिए ना यहां तक? ड्रॉ करो। हो गया ना? इसके बाद नेक्स्ट लिखो पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड है पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो पैरेलल वेक्टर उसको बोलते हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन उन सब का डायरेक्शन सेम होगा। तो लिख लो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर्स में लिख लो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। आप इस बात को समझो, पैरेलल वेक्टर के डेफिनेशन में मैंने कहीं भी कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा है नहीं। तो मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स, है ना। तो ध्यान दो इधर, जैसे पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया? मान लो ये वेक्टर ए दे रखा है आपको, है ना। मान लो ये वेक्टर ए दे रखा है आपको, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में ये दूसरा वेक्टर भी है, उसी सेम डायरेक्शन में ये दूसरा वेक्टर भी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। हाँ लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। और जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? आंसर करो। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आएगा? 0 डिग्री। अब टेल से टेल को ज्वाइन कर लो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो लिख लेना थीटा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऐसे लिख लो, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आएगा? 0 डिग्री। हाँ जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यूनिट अलग हो। मान लो एक वेलोसिटी वाला वेक्टर है, एक फोर्स वाला वेक्टर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम, तो हम उनको पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। पैरेलल वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यही सब टेक्निकल टर्म्स है, माइन्यूट डिफरेंसेस जो पता रहना चाहिए, है कि नहीं।
नोट कर लो। चलो यहां तक क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना, तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताओ ट्रू या फॉल्स। टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, बट टू पैरेलल वेक्टर्स may or may not be equal. True or false? Two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may or may not be equal. है कि नहीं? ध्यान से सुनो, two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may or may not be equal. True. It is a true statement. Two equal vectors are always parallel. दोनों का डायरेक्शन सेम है। अरे इक्वल वेक्टर में देख लो, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहेगा, तभी ना इक्वल है। यानी ये दोनों पैरेलल वेक्टर भी है। नोट में लिख लो इस बात को, लिखो नोट में लिखो, देखो नोट में लिखो, देखो टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। नोट में लिखो टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, but two parallel vectors, देखो नोट में two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may or may not be equal vectors. But two parallel vectors may or may not be equal vectors. But two parallel vectors may or may not be equal vectors. नोट कर लिया ना यहां तक? गुड। नेक्स्ट लिखो आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर पढ़ लिया ना, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, थर्ड है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? पूछो क्या हुआ, जल्दी पूछो, बता। हाँ, इक्वल वेक्टर के केस में हमेशा थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देखो इसमें लिख लो, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर में लिख लो, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे देख लो यहां पर, मान लो अगर ये वेक्टर ए है ना, मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है वेक्टर ए, तो वेक्टर बी ये होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो लिख लो यहां पर, आप देख लो वेक्टर ए और बी के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आएगा बताओ? हाँ, एंगल बिटवीन, अब जल्दी बोलोगे। अरे दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हाँ, 180, टेल को टेल से ज्वाइन कर दो, तो थीटा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। लिख लेना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ध्यान रखना, एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ पर? तो ये सब एकदम बेसिक है, सब पता रहना चाहिए।
एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब वेक्टर्स विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, समझ में आ रहा है ना, तो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नोट कर लो यहां तक जल्दी से। हो गया ना, नोट कर लिया ना सब, गुड। नेक्स्ट लिखो, नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव वेक्टर। अब ये सब पता रहेगा तो क्वेश्चन में ये सब जब आपको दिखाई देगा तो फटाक फटाक समझ जाओगे, है कि नहीं। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ध्यान से देखो इधर, इसको लिखा देता हूं, पहले बोर्ड पे देख के समझ लो। मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, आप बस इस वेक्टर ए को पलट के रख दो उल्टा, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी वेक्टर है, ठीक है, अगर आपको उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो जैसे यहां वेक्टर ए गिवन था, इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो आप सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर ये जो वेक्टर बी है दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, कोई दिक्कत। तो यहां पर ये जो वेक्टर बी हमें मिला, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया ना नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। बस जो भी वेक्टर आपको गिवन है, अगर आप अगर आपको उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो आप सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाओ और बस उसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट कर दो, कोई दिक्कत। क्लियर है ना यहां तक, बहुत अच्छा। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है ना यहां तक, लिख लो इस बात को। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, लिखो लिखो, द नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर, द नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज अ वेक्टर, द नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर is a vector having equal magnitude but acts in opposite direction. The negative of any vector is a vector having equal magnitude but acts in opposite direction. But acts, 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 but acts in opposite direction. The negative vector of any vector is a vector having equal magnitude but acts in opposite direction. तो यहां पे आप देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ना वेक्टर ए, उसका उल्टा बना के दिखा देना वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, कोई दिक्कत। देखो इधर देखो, वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, दैट इज वेक्टर बी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है और वेक्टर ए वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है। समझ में आ रहा है ना। आप इसको अलग से लिख लेना, ऐसे वेक्टर ए बनाओ, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी बना दो। इधर देखो, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, बस मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहां पे ध्यान देना, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, पहला बात। दूसरा, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ध्यान दो, जैसे कोई भी वेक्टर लिखा है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वो लेटर लिखकर दिखाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, और यहां पे जो वेक्टर बी है दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा है ना सब? कोई दिक्कत? इधर देखो, इधर देखो, किसी भी वेक्टर को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर अपना डायरेक्शन पलट लेता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो ये वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या लिखा, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर, तो ये वेक्टर, ये जो मार्कर का कैप है ये डायरेक्शन बता रहा है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी को जैसे ही आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, तो वही लिखा है, वेक्टर ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर ए को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो वो रोटेट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, वेक्टर बी के बराबर आ जाएगा ना। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? इसको भी ड्रॉ कर लो, ये सब लिख देना यहाँ पे। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं है, हाँ, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी मैंने कैसे लिखा, सिंस डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो कभी भी आप किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करोगे तो आपको सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। है ना, पहले आप ये लिख लेना है कि नहीं, वैसे लिख लेना, वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, यानी दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। वेक्टर बी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है। नोट कर लो यहां तक सब, अभी तक जितना भी पढ़े हैं एक बार रिवाइज करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। है ना, जल्दी से रिवाइज कर लो यहां तक।
हाँ, पलट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर को हमें पैरेलल वेक्टर बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल है ना, अगर आपको इसको पैरेलल वेक्टर बनाना है तो आप बस यहाँ पे क्या करो कि ए या बी किसी एक को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तब वो दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। सिंपल, याद रखना, आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट करना है। सिंपल है, उस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस साइन से, नेगेटिव साइन से। क्या बोले तो? हाँ, 9 नहीं, नेगेटिव साइन, माइनस साइन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो पलट जाएगा वेक्टर। नेगेटिव मतलब आपने जस्ट उसका ऑपोजिट कर दिया, है कि नहीं? तो किसी भी डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट करना होगा तो उसको बस किससे मल्टीप्लाई कर देना? नेगेटिव साइन से। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, शाबाश, यहाँ तक रिवाइज कर लिए, बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग कॉन्करेंट वेक्टर्स। यहां तक हो गया ना? कितने नंबर पे चले गए हम लोग? 2 3, ये किसका फोर्थ था ना, जो नेगेटिव वेक्टर पढ़ रहे थे, फोर्थ था। नेक्स्ट लिखो कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स लिखो। ये क्या होता है? ध्यान से सुनो, ये वेक्टर हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो। तो जैसे मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए। तो हर वेक्टर के केस में ना एक लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? लाइन ऑफ एक्शन। तो कोई भी वेक्टर जिस लाइन के अलोंग होता है ना, जैसे वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर ए किसी लाइन के अलोंग है ना, ये किसी लाइन पे ही लाई कर रहा है ना। तो जिस लाइन पे ये वेक्टर लाई करता है उसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। कोई दिक्कत? ऐसा ड्रॉ करके दिखा दो एक कि लाइन ऑफ, इसी में साइड में कहीं छोटा सा ड्रॉ करके दिखा दो कि किसी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो वो वेक्टर जिस लाइन पे लाई करता है उसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ड्रॉ करके दिखा दो किसी भी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो वो वेक्टर जिस लाइन पे लाई करता है या जिस लाइन के अलोंग होता है उसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ड्रॉ कर लिए ना ये? लिखो, अब लिखो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होता है। लिखो लिखो टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स having a common initial point, two or more vectors having a common initial point, two or more vectors having a common initial point, or देखो or whose lines of action, or whose lines of action
और whose lines of action intersect at a single common point, or whose lines of action intersect at a single common point, or whose lines of action intersect at a single common point. कोई दिक्कत? उन्हीं को बोलते हैं क्या? कॉन्करेंट वेक्टर्स। कोई दिक्कत? अब देखो यहां, जैसे मान लो आपको, मान लो ये तीन वेक्टर दे रखा है, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, और ये मान लो वेक्टर सी है। तो तीनों वेक्टर का टेल ज्वाइन कर रहा है कि नहीं? तो हम लोग बोलेंगे तीनों वेक्टर का, ऑल द थ्री वेक्टर्स हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, है ना। ये वेक्टर के टेल को इनिशियल पॉइंट भी बोला जाता है। जो टेल ऑफ वेक्टर है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो तीनों वेक्टर है, तीनों का टेल ज्वाइन कर रहा है, तीनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तीनों का सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ वेक्टर ए बी सी तीनों क्या है? कॉन्करेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तीनों इनिशियल पॉइंट हमेशा एक दूसरे को टच करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हो, आप यहां पर भी बोलोगे वेक्टर ए बी सी कॉन्करेंट है, मान लो वेक्टर ए ऐसा होता, वेक्टर बी इधर होता, और वेक्टर सी इधर होता, तो भी आप देखो इन तीनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इन तीनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर आप तीनों वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रहे हो और तीनों वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो भी हम लोग बोलेंगे कि तीनों वेक्टर कॉन्करेंट है। तो सिंपल सा बात है, या तो तीनों वेक्टर का टेल ज्वाइंट हो, तीनों नहीं मतलब जितना भी वेक्टर दे रखा हो, जितना भी वेक्टर आपको दे रखा है, अगर सबका टेल ज्वाइंट है तो हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर है। या फिर अगर सारे वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास कर रहा है तो भी बोलेंगे कॉमन वेक्टर है। यहां पे कॉमन पॉइंट ओ है, यहां पे ये कॉमन पॉइंट ओ है ना। यहां पे हमने ये तीनों वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, तो हमने देखा तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहां पर भी हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए बी सी आर कॉन्करेंट। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो भी बोलेंगे वेक्टर ए बी सी आर कॉन्करेंट। ड्रॉ कर लो दोनों को, है ना। या तो तीनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर जाए, या जितना भी वेक्टर दे रखा है या तो सबका टेल कोइंसाइड कर जाए, या फिर सबका लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो हम लोग बोलेंगे ऑल दीज वेक्टर्स आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। नोट कर लेना आता है, ड्रॉ कर लो इसको।
हो गया ना? या हिमांशु ड्रॉ कर लिए ना? गुड गौरव, हो गया ना? नेक्स्ट लिखो। कुछ ये 5 हो गया ना? कॉन्करेंट वेक्टर समझ गए, लाइन ऑफ एक्शन ये सब समझ में आ ही गया है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। कौन सा नंबर है ये? 6 है ना? कोलिनियर वेक्टर्स, इसमें लिखो वेक्टर्स lying along the same straight line, vectors lying along the same straight line, vectors lying along the same straight line, है ना? vectors lying along the same straight line regardless of their magnitude or direction, regardless of their magnitudes or direction, regardless of their magnitudes or direction. Vectors lying along the same straight line regardless of their magnitudes or direction. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस उसी सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए। जैसे इधर देखो, मान लो आपको ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लो इस लाइन का बात हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो भी वेक्टर इस लाइन के अलोंग है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है ना, या फिर ये वेक्टर बी है ना, या फिर ये वेक्टर सी। अब देख लो, ये तीनों वेक्टर इसी सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है कि नहीं? ठीक है, तो जब तक वेक्टर सब सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो सारा वेक्टर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डायरेक्शन के अलोंग ही होना चाहिए, है ना? इसी सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए, चाहे इनका डायरेक्शन राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। जब तक ये सब वेक्टर सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, हम लोग बोलेंगे दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहां पर ये जो वेक्टर ए बी सी है, दे आर कोलिनियर, है ना? ड्रॉ कर लो इसको, वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर। तो यानी जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या एंगल पॉसिबल है? अगर आप कभी भी दो कोलिनियर वेक्टर ले लोगे तो उनके बीच में क्या एंगल मिलेगा? या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। मतलब कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। लिख लेना आप ऐसे लिख लेना, कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। अच्छा, यहां जो ये कॉन्करेंट वेक्टर्स आप ड्रॉ किए थे ना, ये डायग्राम में आप लिख लेना, ये वेक्टर ए बी सी किस पॉइंट पे कॉन्करेंट है? पॉइंट ओ। तो ये चीज आप मेंशन कर देना, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ। वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ। किस पॉइंट पर कॉन्करेंट है सब? पॉइंट ओ पर, है कि नहीं? दोनों डायग्राम में पॉइंट ओ पर कॉन्करेंट है। ठीक है,
नोट कर लो यहां तक। हो गया ना, ड्रॉ कर लेने यहां तक। नेक्स्ट लिखो, आप किस नंबर पे पहुंच गए हम लोग? 6 पे ना। नेक्स्ट लिखो 7। 7 लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखो 7। 7th इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब आप कोई भी प्लेन मतलब जानते हो ना? प्लेन मतलब एक ऐसा सरफेस जिसका कुछ लेंथ है और जिसका कुछ ब्रेथ है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जितने भी वेक्टर हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, दे आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। मैं कितना भी वेक्टर बोर्ड पे ड्रॉ कर दूं और किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूं और कितने भी मैग्नीट्यूड का ड्रॉ कर दूं, ये सारा वेक्टर तो बोर्ड के प्लेन ही में रहेगा ना। तो ये ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। लिख लो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, लिख लो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। Vectors lying in the same plane. Vectors lying in the same plane. लिख लिया ना? ऐसे दो तीन वेक्टर ड्रॉ करके दिखा दो बस। तो आप जो भी वेक्टर ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में, तो सब आपके कॉपी के पेज के प्लेन में ही होगा, तो सब कोप्लेनर होगा, है कि नहीं? दो तीन वेक्टर बना लो, 3 वेक्टर बना लो, वेक्टर ए बी सी, रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम मैग्नीट्यूड्स के साथ, और बोल देना वो तीनों क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि वो तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है। अब इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर बोर्ड पे देखो तो ये 2 मार्कर है, समझ में आ रहा है ना? एक वेक्टर ए बोल दो, एक वेक्टर बी बोल दो। इधर ध्यान से सुनना, तो ये देखो मैंने ये दोनों को बोर्ड के प्लेन में रखा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ये तो एक कोप्लेनर वेक्टर है कि नहीं है? दोनों सेम प्लेन में, सेम प्लेन में है ना, कोई दिक्कत? अब मैंने मान लो इसको ऐसे घुमा दिया, एक वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है और एक वेक्टर बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गया, तो अब ये कोप्लेनर है कि नहीं? हाँ, अभी भी कोप्लेनर है। ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ 2 वेक्टर का बात होगा तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। आप इस 2 वेक्टर को कैसे भी रखो, मान लो मैंने ऐसे रखा, तो इन दोनों से एक प्लेन पास हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, दोनों सेम ही प्लेन में। आप इसको कैसे भी रख दो, ऐसे रख दो, तो ये देखो यहां से एक प्लेन पास हो रहा होगा कि नहीं? तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। आप वो 2 वेक्टर को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर दो, ऐसे कैसे भी, किधर भी रख दो, आप कैसे भी रख दो। जैसे मान लो मैंने ऐसे रख दिया, इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहां से एक प्लेन पास हो रहा होगा, ऐसे होगा ना? तो याद रखना 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, ऑलवेज। कोई दिक्कत? तो लिखो इस बात को, नोट में लिखो, एक लाइन छोड़ करके नोट में लिखो, लिखो 2 vectors are always coplanar. 2 vectors are always coplanar.
टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, हमेशा। आप वो दो वेक्टर को कैसे भी रख दो, उन दोनों वेक्टर से पक्का एक प्लेन पास करेगा। इमेजिन नहीं ना कर पा रहे हो ये, हिमांशु नहीं ना समझ में आया? हाँ तो फिर भी आगे कैसे बढ़े जा रहे हो? अरे हम पूछेंगे तुमको खुद से बोलना है सर नहीं समझ में आया, तो हम आके पास समझाएंगे ना, फिर समझ में आ रहा है ना। अब इधर देखो तो ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर को हम यहाँ रख दिए हैं डेस्क के प्लेन में, ये दोनों वेक्टर डेस्क के प्लेन में, ये दोनों से एक प्लेन पास हो रहा है, को प्लेनर है कि नहीं है? इसको ऐसे रख दो, अगर ऐसे रख देंगे, मान लो ऐसे रख दिए, तो भी तो एक प्लेन पास हो रहा है यहाँ से। हाँ सेम प्लेन नहीं है, प्लेन चेंज हो जाएगा, प्लेन चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लेन पास तो हो रहा है ना। अब इसको ऐसे रख दो, एक प्लेन पास हो रहा है ना, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। आप दो वेक्टर को कैसे भी रख दो घुमा के, उससे पक्का कोई ना कोई प्लेन पास हो रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, आप मान लो ऐसे दो वेक्टर था, बोर्ड के प्लेन में था, तो पहले बोर्ड के प्लेन में ना, अगर आप इसको ऐसे मान लो, एक वेक्टर को मान लो आप बोर्ड के प्लेन के बाहर ले आए, एक वेक्टर बोर्ड के प्लेन में ही है, तो सही बात है कि दोनों वेक्टर से एक प्लेन पास हो रहा है, लेकिन अब वो दूसरा प्लेन है, कोई नया प्लेन है, वो बोर्ड का प्लेन नहीं है, लेकिन कोई दूसरा प्लेन तो है ना। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। गौरव समझ में आया ना? गुड। अब एक लाइन लिखाऊंगा, लिख लो उसको ऐसे ही, अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अब क्या पता मैं बाद में भूल जाऊं, मेरे दिमाग से स्लिप कर जाए, अभी हमको याद है तो लिख लो, नोट में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। इधर ध्यान दो, जैसे मान लो ये तीन वेक्टर, एक पेन को भी ले लिए, यहाँ पे पेन दिखाई दे रहा है ना। अब मान लो ये दो वेक्टर प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, ये दो वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, तीसरा वेक्टर को आप बोर्ड के प्लेन के बाहर कर दिए, तो क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है? अरे दो वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, एक वेक्टर बोर्ड के प्लेन के बाहर है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है, तो क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है? नहीं है। तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। लेकिन इधर ध्यान दो, आप क्या करो, ये पेन को भी बोर्ड के प्लेन में रख दो, तो तीनों वेक्टर क्या हो गया? कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कोई तीन वेक्टर कब कोप्लेनर होता है, उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है। अभी मैं आपको लिखाऊंगा और आपको वो समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, जब आपको वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तब आपको वो समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। आप लिखो कोप्लेनर वेक्टर में, लिखो ऐसे लिख लेना, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, three vectors are coplanar if their scalar triple product is zero। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तब देखेंगे इसको। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप पहले बोर्ड पे देख लो, इसका मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है। जैसे मान लो तीन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए, इसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये सब क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस लिख लो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, या इसी को लिखने का एक और तरीका है, और लिखने का अलग अलग तरीका है, जैसे घर में किसी का नाम चंटू, बाहर बंटू, स्कूल में घंटू, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अलग अलग तरीका है लिखने का। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, मतलब इसका मतलब ये है वेक्टर ए का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, किसके साथ? वेक्टर बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ।
वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो ही तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और वो कितना आना चाहिए? 0। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर। ये मैथमेटिकल कंडीशन लिख लो, इसको हम लोग समझेंगे जैसे जैसे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आगे जाता जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, परेशान होने का बात नहीं है इसके लिए बिल्कुल भी। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? मजा आ रहा है ना? कोई थकान है? आप लोग एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो। यूनिट वेक्टर है ना, कहां तक पहुंच गए? कोप्लेनर वेक्टर तक पहुंच गए। नेक्स्ट लिखो एर्थ। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वन मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड is called a unit vector. A vector of unit magnitude is called a unit vector. A vector of unit magnitude is called a unit vector. A vector of unit magnitude is called a unit vector. Unit magnitude मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इधर ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो ध्यान से सुनना, ये वेक्टर दो चीज से बना है। एक तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। और इस वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है ना, इस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे यूनिट वेक्टर की मदद से। ध्यान से सुनना गौरव, इस वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएंगे किसकी मदद से? यूनिट वेक्टर की मदद से। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट इज ए कैप। ए के ऊपर ऐसा कैप बना दो, मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुना, और आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब ध्यान से सुनो, ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है, ठीक, आप वेक्टर ए को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो जैसे ही आप वेक्टर ए को डिवाइड कर दोगे ना उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और इसी को बोला जाता है ए कैप वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको जो वेक्टर मिलेगा दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या है? तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में है, वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप अभी जो बोलूंगा उसको फटाक से समझ जाओगे। देखो वेक्टर ए दो चीज से बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। इसका डायरेक्शन कौन बता रहा है? ए कैप वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा?
वही नंबर मिलेगा। तो ये अगर आप a को a कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू ए, वेक्टर a का ही मैग्नीट्यूड आएगा, और जो डायरेक्शन आ जाएगा वो भी वेक्टर a का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a कैप वेक्टर a के ही डायरेक्शन में है। तो अगर आपको वेक्टर a लिखना है तो वेक्टर a किसके बराबर होता है? उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका यूनिट वेक्टर। अब इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ये a कैप किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। लेकिन आपको यहां से ज्यादा समझ में आया होगा कि कोई भी वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो यूनिट वेक्टर को यूज किया जाता है वेक्टर के डायरेक्शन के लिए, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? तो ये वेक्टर a है, ये उसका यूनिट वेक्टर है, और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और इसके बाद आप नीचे लिख लेना। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी वेक्टर किसके बराबर है? उसके मैग्नीट्यूड के इंटू उसके डायरेक्शन के। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। कोई दिक्कत? ड्रॉ कर लो इसको, दिखा देना। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर a का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a दैट इज इक्वल टू a कैप। यहां पर a क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। नोट कर लो इसको। ये समझ में आया ना? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड, नोट करो यहां तक। जल्दी नोट करो यहां तक। है ना? है ना? चलो, ये यूनिट वेक्टर समझ गए क्या होता है? ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर दो चीज से बना है, उसके मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर आप यूनिट वेक्टर को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये a का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। समझ में आ रहा है ना? तो यूनिट वेक्टर को एज अ डायरेक्शन यूज किया जाता है, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ये कौन सा नंबर हम लोग पहुंच गए थे? ये कौन सा नंबर था? ये 9 था, 8 था ना? इसके बाद नेक्स्ट लिखो 9। जीरो वेक्टर या फिर इसी को बोला जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। अब ध्यान से सुनो, हम लोग किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली कुछ लेंथ ड्रॉ करते हैं ना। तो ये जो वेक्टर का लेंथ है, यहां से यहां तक जो लेंथ है, वही किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 0। मतलब आपको क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा। आप लाइन खींच ही नहीं पाओगे, पेन रखोगे, लेंथ ही नहीं है, कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो आपको बस एक पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जीरो वेक्टर पॉइंट वेक्टर है। और आप पॉइंट का डायरेक्शन बता सकते हो क्या? पॉइंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अनडिफाइंड है इसका डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो लिखो जीरो वेक्टर क्या होता है। लिखो अ वेक्टर whose magnitude is 0।
a vector whose magnitude is 0. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं. इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे. तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.